दोस्तों, इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच शुरू होने वाली जंग को आज लगभग 3 हफ्ते के करीब वक्त गुजर चुका है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, ये जंग ठंडी होने की बजाय गर्म से गर्म होती जा रही है। ऊपर से वक्त के साथ इजराइल के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर बढ़ता जा रहा है। वजह यह है कि क्योंकि 7 अक्टूबर के हमास के ख़तरनाक हमले के बाद जिस इरादे के साथ इजराइल फ़ौरन इस जंग में कूदा था, जो मकसद वो हासिल करना चाहता था, उस मकसद में से वो कुछ % भी हासिल न कर सका है, बल्कि इसके उलट इस मकसद को जल्दी से जल्द हासिल करने के लिए उसने गाज़ा के अंदर जो तबाही मचाई है और जो हज़ारों बेगुनाह लोगों की जान ली है, इसकी वजह से इजराइल न सिर्फ दुनिया के ज़्यादातर देशों का सपोर्ट खो चुका है, बल्कि जो देश अभी भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। मिसाल के तौर पर अल जज़ीरा की तरफ से गाज़ा का जो लेटेस्ट अपडेट दिया गया है, उसके मुताबिक 7700 के करीब वहां पर लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें से 3600 के करीब सिर्फ और सिर्फ बच्चे हैं, जबकि 1800 से 1900 के करीब औरतें हैं और इनमें भी लगभग 400 के करीब बूढ़े लोग शामिल हैं। तो अब अगर इन तीनों ही कैटेगरी के लोगों को मिला लिया जाए तो ये 5500 से 6000 के करीब बनते हैं। अब मरने वाले लोगों में जवान लोगों की तादाद सिर्फ 1700 के करीब रह गई और इसमें से भी कितने लोग हमास से जुड़े हुए थे या कितने आम लोग थे, ये तो हम में से कोई भी नहीं जानता है। तो कुल मिलाकर ये रिपोर्ट भी इसी तरह का इशारा देती है कि जिस तरह की तबाही इजराइल ने एयर स्ट्राइक से मदद से गाज़ा में मचाई है, उस तरह का नुकसान या फिर उससे आधा या आधे से भी आधा नुकसान वो हमास को नहीं पहुंचा सका है। इस चीज़ का एक बड़ा सबूत ये भी है कि पिछले 3 हफ्तों के अंदर ये भी महसूस किया गया है कि जब जब इजराइल के तरफ से हमास को बड़ी बड़ी धमकियाँ दी गई और जब जब एक साथ बहुत जगह पर एयर स्ट्राइक्स की गई, तो उसके जवाब में हमास की तरफ से और भी बड़ी तेज़ी के साथ रॉकेट्स छोड़े गए। फ़िलहाल ये बात तो न सिर्फ अमरीकी और इजरायली एक्सपर्ट्स की तरफ से ही बल्कि दुनिया के बाकी इलाकों के एक्सपर्ट्स की तरफ से भी क्लियर कर ही दी गई है कि अगर वाकई इजराइल को हमास से मुकाबला करना है और उसको ख़त्म करना है तो इजराइल को हर हाल में गाज़ा के ज़मीन पर उतरना ही पड़ेगा, यानी वो आसमान से हमास को कभी ख़त्म कर ही नहीं सकता है। यही वजह है कि इजराइल ने भी बिल्कुल शुरुआती दिनों में ही ग्राउंड इन्वेजन का ऐलान कर दिया था और तैयारियां बड़े ज़ोरों शोर से शुरू कर दी थी। शुरू से ही ये कहना शुरू कर दिया था कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, हम बहुत जल्द ही गाज़ा के ज़मीन पर हमास से निपटने के लिए जा रहे हैं। लाखों सैनिकों, हज़ारों टैंकों के साथ गाज़ा पर ज़मीनी हमला करने की इजराइल की ये जो धमकी थी, जो 7 अक्टूबर से शुरू हुई थी, आज 3 हफ्ते से भी ज़्यादा वक्त गुजर जाने के बाद भी सिर्फ़ और सिर्फ धमकी ही है और आज तक हकीकत में नहीं बदल सका है। बल्कि इसके उलट इस तरह की खबरें कई बार निकल के आई कि जब जब इजराइल की तरफ से ग्राउंड इन्वेजन की तैयारियां और तेज़ी के साथ शुरू की गई और या फिर इरादा किया गया, तब तब उसके सबसे बड़े मददगार अमेरिका की तरफ से उसको रोक दिया गया। अमेरिका की तरफ से उसको वार्निंग दी गई कि ऐसा करने की कोशिश बिल्कुल ना करो, वरना ये तुम्हारे इतिहास की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि टीवी पर बैठकर इजराइल के भी कई पुराने जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने भी बार बार यही बात दोहराई कि गाज़ा का ग्राउंड इन्वेजन इजराइल के लिए सबसे बड़ी भूल साबित होगा। बल्कि ये तो एक जाल है कि जो हमास ने इजराइल के लिए बिछाया है और हमास खुद ही ये चाहता है कि इजराइल आए और अगर इजराइल गया तो यकीनी तौर पर वो फंस कर रह जाएगा। इवन 2-3 दिन पहले ही तो कुछ इस तरह के रिपोर्ट निकल कर आ रही थी कि इजराइल की मिलिट्री पूरी तरीके से तैयार है। उसके बड़े बड़े ऑफिसर्स ने जब अपनी गवर्नमेंट से ग्राउंड इन्वेजन के मतलब कि ज़मीनी हमला करने की इजाज़त मांगी तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने नेतन्याहू ने खुद ही सिग्नेचर करने से मना कर दिया। नेतन्याहू ने शायद ऐसा इसलिए किया क्योंकि नेतन्याहू को भी ये खतरा सता रहा है कि अगर ग्राउंड इन्वेजन फेल हुआ तो राजनीतिक करियर पूरी तरीके से संकट में आ जाएगा। मगर दोस्तों, अब आखिर में सवाल यही है कि आखिर इजराइल जैसे एक बड़ी ताकत कि जिसके पास न सिर्फ अमेरिका का ही भरपूर सपोर्ट है बल्कि यूरोपियन यूनियन और नाटो जैसे बड़े ग्रुप भी पूरी तरीके से उसके साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, फिर भी वो गाज़ा जैसे एक छोटे से इलाके पर ज़मीनी हमला करने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहा है, बावजूद इसके कि उसको पता है कि उसके मुकाबले में जो हमास नाम का ग्रुप है वो न सिर्फ साइज में भी उससे कई गुना छोटा है बल्कि ताकत के मामले में भी उसके सामने दूर दूर तक नज़र नहीं आता है। क्योंकि हमास के पास ना तो इजराइल की तरह एडवांस हथियार मौजूद है और न ही दुनिया का कोई भी देश उसको खुलकर सपोर्ट करता है।
हाँ दोस्तों, ज़मीन के नीचे सुरंगों का वो जाल कि पिछले कई सालों में हमास ने बड़ी तेज़ी के साथ तैयार किया है। बल्कि गाज़ा के बारे में ये तो माना जाता है कि ये गाज़ा पट्टी जितनी ऊपर आबाद है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के नीचे आबाद है। मतलब कि हमास की इन लोगों ने अंडरग्राउंड पूरे के पूरे शहर बसा रखे हैं और हमास नाम का ये पूरा का पूरा ग्रुप ज़मीन के नीचे से ही ऑपरेट करता है। इनके न सिर्फ सारे लड़ाके ही ज़मीन के नीचे रहते हैं बल्कि इनके सारे हथियार, इनकी सारी ट्रेनिंग और इनका सारा काम, इनकी सारी प्लानिंग सब कुछ ज़मीन के नीचे ही होता है। और यही वजह है कि पिछले 3 हफ्तों से लगातार इजराइल गाज़ा के ऊपर जिस तरह के बमबारी कर रहा था उससे तो शायद हमास को पूरी तरीके से, मगर फिर भी इसको कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है। तो सीधा साधा मतलब ये हुआ कि अगर इजराइल की फ़ौज गाज़ा की ज़मीन पर उतरती है तो उसका मुकाबला खुले मैदान में नहीं होगा बल्कि उसको गोरिल्ला जंग लड़नी पड़ेगी। ऐसे फाइटर्स से जंग करनी पड़ेगी कि जिसको जो ज़मीन के ऊपर नहीं बल्कि ज़मीन के नीचे मौजूद खुफिया सुरंगों में रहते हैं और वहीं से निकल कर उसके ऊपर अटैक करेंगे। और ये गोरिल्ला जंग या फिर ये टनल्स वॉर जो होती है, मतलब जो सुरंगों के ज़रिए से लड़ी जाती है, एक कितनी ज़्यादा ख़तरनाक होती है ये बात अमेरिका से बेहतर कोई नहीं जानता है। क्योंकि गोरिल्ला वॉर या फिर सुरंगों की मदद से लड़ी गई जंगों ने जो दर्द अमेरिका को दिया है वो शायद दुनिया के किसी और देश को नहीं दिया है। अमेरिका जैसा सुपर पावर देश भी इन सुरंगों की वजह से ही इतिहास में छोटी सी ताकत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया था। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 1960 और 70 के बीच में लड़ी गई वियतनाम वॉर के बारे में। वही जंग के जिसको आज भी अगर अमेरिका के पुराने लोग याद कर लेते हैं तो उनका दिल रोने लगता है। यही वजह है कि इजराइल जोश में भले ही बार बार ग्राउंड इन्वेशन करना चाहता है और इन सुरंगों में रहने वाले फाइटर से लड़ने की कोशिश करता हो, मगर अमेरिका हमेशा इस चीज़ के ख़िलाफ़ जा रहा है और इजराइल को हर तरह से रोकने की कोशिश कर रहा है। बल्कि ये कह रहा है कि ऐसा ना करो वरना ये इतिहास की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। तो दोस्तों, ये सुरंगों वाली जंगें कितनी ज़्यादा अलग और कितनी ज़्यादा ख़तरनाक होती है और इनसे अमेरिका जैसे सुपर पावर देश भी इतना ज़्यादा क्यों डरता है, इसको जानने और समझने के लिए हमको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। बात है सन 1960 और 70 के बीच की, जब वियतनाम नाम का हमारे दुनिया का ये मशहूर देश 2 टुकड़ों में बँटा हुआ था। जहाँ एक तरफ साथ वियतनाम ने तो अमेरिका के सपोर्ट से एक ताकतवर हुकूमत कायम थी, तो वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ वियतनाम में कमज़ोर कम्युनिस्ट हुकूमत हुआ करती थी। वैसे तो इस हुकूमत को भी सूवियतसन और चाइना जैसे देशों का सपोर्ट हासिल था, मगर वो बहुत ही खुफिया तौर पर था और बिल्कुल ना होने के बराबर था। नॉर्थ वियतनाम वाले चाहते थे कि किसी तरह से साउथ वियतनाम को भी अपने कंट्रोल में कर लिया जाए और पूरा का पूरा एक ही देश बना दिया जाए, मगर अमेरिका, इसके जो बाकी यूरोपियन देश थे वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते थे। अमेरिका ने फ़ौरन साउथ वियतनाम को बचाने के लिए नॉर्थ वियतनाम के ख़िलाफ़ अपनी पूरी फ़ौज उतार दी। नॉर्थ वियतनाम के उस दौर के लीडर ने जब ये देखा कि अमेरिका जैसा ताकतवर देश उसके दुश्मन के साथ खुलकर खड़ा हो चुका है, बल्कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं और अमेरिका के सारे दोस्त भी उसके साथ आ चुके हैं, तो वो फ़ौरन समझ गया कि इन जैसे ताकतवर देशों से जंग जीतना तो दूर बल्कि इनके सामने जंग के मैदान में खड़ा होना भी बेवकूफ़ी साबित होगी। इसीलिए उसने फ़ौरन दिमाग से एक ऐसा फ़ैसला लिया कि जिस फैसले ने हमारी दुनिया के इतिहास को ही बदल कर रख दिया। वो फ़ैसला ये था कि इसने तो फ़ौरन ये ऑर्डर दिया कि हम लोग जंग अब ज़मीन के ऊपर नहीं बल्कि ज़मीन के नीचे लड़ेंगे। मतलब हम लोग ज़मीन के नीचे एडवांस सुरंगें बनाएंगे और उनके अंदर रहकर ही इन बड़ी ताकतों का मुकाबला करेंगे। अमेरिका और उनके सभी साथियों के लिए ये सुरंगों का जाल ही मौत का कुआं साबित हुआ, क्योंकि सबसे पहले तो इन सुरंगों की वजह से अमेरिका की वो महंगी और ताकतवर पूरी वायु सेना ही ख़त्म हो गई कि जिस पर वो इतिहास में हमेशा से नाज करता आ रहा था। जाहिर है आसमान में उड़ने वाले वो एडवांस हथियार के जो करोड़ों और अरबों रुपए में तैयार हुए हैं वो उन लोगों का क्या ही बिगाड़ सकते हैं कि जो ज़मीन के बहुत ही नीचे छिपे बैठे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जितने भी टनल्स हुआ करते थे, ये इन सब का जो दरवाज़ा हुआ करता था, मतलब जो मुँह हुआ करता था, वो ऐसी ऐसी जगहों पर खुला करता था कि जिनके बारे में अमेरिकन फ़ौजी सोच भी नहीं सकते थे। कभी तो ये बिल्कुल घने जंगलों में खुला करता था तो कभी
कि सुरंग का दरवाज़ा झील में ऐसी जगह पर खुला करता था जहां पर आपको तैर कर जाना पड़े। दूर से देखने पर वो थोड़ी सी झाड़ी मालूम होती थी, मगर झील के पास मौजूद वो झाड़ी नहीं बल्कि किसी सुरंग का दरवाज़ा होता था। कभी तो ये किसी पेड़ की जड़ में खुल जाता था, तो कभी कभी किसी सुरंग का दरवाज़ा गांव में जो जानवर को बाड़े होते हैं उनके अंदर खुला करता था। अब अमेरिका और उसके दोस्तों के फौज के लिए परेशानी की बात ये थी कि जब भी ये लोग इधर उधर निकला करते थे, इनकी फ़ौज की गाड़ियाँ जा रही होती थी या इनकी फ़ौज का पैदल काफिला जा रहा होता था, तभी एक दुबला पतला वियतनामी फौजी ज़मीन से चीरकर कहीं से निकलता था और गोलियों से फायरिंग करके एक साथ कई फौजियों को मार दिया करता था। और जब तक वो लोग उसको पकड़ने की कोशिश करते थे, वो चंद लम्हों में ही गायब हो जाता था। बहुत ढूंढने के बाद भी उसको कुछ नहीं मिलता था और कभी कभी कुछ मिलता भी था तो सुरंग का छोटा सा दरवाज़ा मिलता था कि जिसमें से सिर्फ एक दुबला पतला आदमी ही अंदर जा सकता है। अब अमेरिकन फौजी उस छोटी सी सुरंग में गोली तो चला नहीं सकते थे, क्योंकि वो सीधी नहीं हुआ करती थी बल्कि कुछ आगे बढ़कर ही मुड़ जाया करती थी। तो गोली भी नहीं चला सकते थे और उसमें जा भी नहीं सकते थे। जा इसलिए नहीं सकते थे क्योंकि वो सुरंग आगे बढ़कर ही जैसे ही मुड़ा करती थी तो वो कई तरफ मुड़ती थी। मतलब उसके कई रास्ते हुआ करते थे, मगर उसमें से असली रास्ता एक ही हुआ करता था। बाकी सब रास्ते दुश्मन को फंसाने के लिए हुआ करते थे। और जाहिर है उसमें से असली और सही रास्ता कौन सा है ये वही जानता था, कोई जो इसमें रहता था या फिर इससे बाहर आया था। कुछ वक्त गुजरने के बाद जब अमेरिका वाले ग्रुप को ये महसूस हुआ कि उनका ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो उसने सोचा कि क्यों न हम लोग को बॉम्ब का इस्तेमाल करें। हम लोग अगर इन टनल्स के अंदर बॉम्ब डालना शुरू करेंगे तो जो जहाँ पर होगा वो वहीं पर मर जाएगा, और हो ना हो इन बॉम्ब्स की वजह से टनल्स भी कोलैप्स करना शुरू कर जाएंगे। मगर दोस्तों, अमेरिका की फ़ौज का ये फार्मूला भी काम ना आया। पहली बात तो ये, अमेरिका की फ़ौज की तरफ से जो बॉम्ब फेंकी गए जाते थे वो उनका असर सिर्फ एक छोटे से पोर्शन पर हुआ करता था, न कि टनल के एक बड़े हिस्से पर। साथ ही साथ ये बॉम्ब सिर्फ वहीं पर असरदार हुआ करते थे जहां पर टनल मुड़ी हुई ना हो, मगर सुरंग तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद पूरी मुड़ जाती थी। और इसके अलावा अंडरग्राउंड सुरंगों में रहने वाले फौजियों का ये दस्तूर भी था कि जहाँ पर सुरंग मुड़ा करती थी वहाँ पर वो पत्थर या फिर लकड़ी के जरिए से कोई दरवाज़ा बनाकर लगा दिया करते थे। तो इस तरह से अब बॉम्ब का असर आगे बढ़ता ही नहीं था। इसके बाद अमेरिका की फ़ौज की तरफ से ये भी फैसला किया गया कि क्यों ना जहरीली गैसों का इस्तेमाल किया जाए। जहरीली गैसेस को इन लोग किसी तरीके से रोक नहीं पाएंगे और जो टनल्स के अंदर जहाँ पर भी होगा वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। मगर दोस्तों, खुफिया सुरंगों में रहने वाली फ़ौज ने इसका भी हल कुछ इस तरीके से निकाला। उन्होंने अपनी सुरंगों के जो मेन दरवाजे हुआ करते थे उनके अलावा भी कुछ दूरी पर छोटे छोटे खुफिया सुराखों की तरह एक बड़ी एरिया को खोलना शुरू कर दिए। तो होता ये था कि अगर जहरीली गैसेस छोड़ी भी जाती थी तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि हर मोड़ पर या पत्थर या लकड़ी का दरवाज़ा हुआ करता था, उसको बंद कर दिया जाता था ताकि ये गैसेस आगे ना आए। जिन हिस्सों में गैसेस ऑलरेडी फैल भी चुके होते थे तो धीरे धीरे उन्हीं सुराखों से ये गैसेस निकल जाती थी कि जो ऑलरेडी बनाए गए थे। अंडरग्राउंड सुरंगों में रहने वाले ये फौजी पूरा दिन आराम किया करते थे, जबकि रात का अंधेरा होते ही ये खुफिया रास्तों से बाहर निकला करते थे। बाहर निकलते ही अपना मिशन शुरू किया करते थे और इनका मिशन हुआ करता था सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और उसको दोस्तों के फ़ौज को नुकसान पहुंचाना। कभी कोई अकेले में फौजी मिल जाता तो उसको कत्ल कर देते, वरना ये बहुत सारे बॉम्ब्स वगैरह को फिट करते, ऐसे बॉम्ब्स के और ऐसे हथियार को फिट करते कि जिन पर पैर पड़ने से या फिर गाड़ी का टायर पड़ने से वो फ़ौरन फट पड़े। और इस तरह से ये एक बार में ही कई अमेरिकी फ़ौजियों की जान ले लेते थे। ये सारा काम इनको उजाला फैलने से पहले करना होता था, क्योंकि दिन निकलने से पहले ही ये अपने ठिकानों पर वापस आ जाते थे। साथ ही साथ अपनी ज़रूरत का वो सारा सामान भी इकट्ठा करके सुरंगों में ले जाते थे कि जिनकी इनको ज़रूरत हुआ करती थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, अमेरिका के लिए हालात पहले से बुरे होते जा रहे थे। हर गुजरते दिन के साथ अमेरिका का नुकसान भी बढ़ता जा रहा था। फिलहाल अमेरिका ने इन खुफिया सुरंगों से निपटने के लिए कई पैतरे अपनाए, बल्कि उसने तो अपने ही फ़ौज के कई लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग भी देना शुरू कर दी ताकि वो लोग भी इन्हीं खुफिया सुरंगों में जाकर उन लोगों का मुकाबला कर सके जो इसके अंदर छुपे बैठे हैं। मगर फिर भी अमेरिका नाकाम ही रहा। फिर 1975 में वो दिन भी आया कि जब पूरी दुनिया देख रही थी कि अमेरिका और उसके साथी फौजियों को पानी की टंकी के ऊपर खड़े हुए एक हेलीकॉप्टर पर लटक कर भागना पड़ा था। फिलहाल जब अमेरिका की हार हो गई और अमेरिका
अपने से कई गुना कमतर फौज से हार कर यहाँ से चला गया, तब पूरी दुनिया को पता चला कि जिन सुरंगों की बड़े लंबे वक्त से चर्चाएं हो रही थी वो कोई छोटी मोटी सुरंगें नहीं थी, बल्कि वो तो पूरा 120 किलोमीटर का सुरंगों का बड़ा जाल था। और याद रहे दोस्तों कि हम्मास की जिन सुरंगों की चर्चाएं होती है वो 120 नहीं बल्कि पूरी 500 किलोमीटर लंबी है। और ये भी याद रखने वाली बात है कि CNN के मुताबिक ये जो 500 किलोमीटर का फिगर है ये भी दरअसल सन 2021 का है, वरना इन 2 सालों में भी हम्मास ने इन सुरंगों के साथ क्या किया होगा, इनको कितना बढ़ाया होगा और कितना ज़्यादा एडवांस किया होगा, ये हम में से कोई नहीं जानता है। साथ ही साथ पिछले एक लंबे वक्त से लगातार हम्मास की तरफ से आने वाली बयानों से ये भी अंदाज़ा लगाया गया है कि इन खुफिया सुरंगों के अंदर 35,000 से भी ज़्यादा ऐसे लड़ाके मौजूद है जो इजराइल के मुकाबला करने के लिए तैयार बैठे हैं। दोस्तों, वियतनाम जंग की इस कहानी को सुनकर आप लोगों को काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया होगा कि हम्मास के सुरंगों को इजराइल के लिए एक खतरनाक जाल क्यों माना जा रहा है और आखिर क्या वजह है कि जहां एक तरफ अमेरिका और उसके सभी साथी लगातार इजराइल को ये कदम उठाने से रोक रहे हैं और कोई दूसरा ऑप्शन तलाश करने की राय दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हम्मास और ईरान लगातार यही चाहते हैं कि किसी तरह से इजराइल एयर स्ट्राइक के बजाय ग्राउंड पर उतरने का फैसला कर ले। यहाँ पर दोस्तों ये बात भी याद रखने वाली है कि वियतनाम वॉर तो आज से लगभग 50 साल पहले हुई थी। आज दुनिया काफ़ी बदल चुकी है, इसीलिए ये माना जा रहा है कि हम्मास की ये जो सुरंगें हैं वो न सिर्फ वियतनाम के सुरंगों से बहुत ज़्यादा लंबी है बल्कि एडवांस भी है। फ़िलहाल दोस्तों यही वजह है कि इजराइल ग्राउंड इन्वेंशन में देर से देर करता जा रहा है और वो यही सोच रहा है कि उसको या तो दूसरा ऑप्शन मिल जाए या फिर वो उस वक्त तक हमला ना करे जब तक वो सारी चीज़ों से रिलेटेड अच्छी तरह से जांच पड़ताल ना कर ले। फ़िलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें और इसी तरह के नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।